इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। जंग यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही है। अब तक जो बर्बादी के मंजर सामने आ रहे हैं वो यूक्रेन के हैं। तो आपको क्या लग रहा है, रूस में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बस यूं समझ लीजिए, जिस तरह यूक्रेन फिजिकली बर्बाद हुआ है उसी तरह रूस की इकोनॉमी भी डैमेज हो रही है। वहां के हालात लोगों के भीतर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। रशिया की करेंसी निचले स्तर तक पहुंच गई है। रशिया में रह रहे उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है जो बाहर से आने वाली सैलरी पर डिपेंडेंट है। एटीएम में कैश नहीं है, बैंक लोगों को कैश प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा और लोगों के बीच कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। युद्ध से केवल हथियार बनाने और बेचने वालों को फायदा होता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि रूस जैसे सुपर पावर कंट्री की इकोनॉमी पर इस युद्ध का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है। रशिया में महंगाई अपने चरम पर है। लोग मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाह रहे हैं और उनका स्टॉक रख रहे हैं। लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं रशिया के हालात वेनेजुएला के जैसे ना हो जाएं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में रशिया को युद्ध पर डे $20 बिलियन से ज्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है। हालांकि रशिया का पहले 4 दिन के युद्ध में $7 मिलियन यानी कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। रशियन टैक्स पेयर का पैसा वहां की सरकार युद्ध के इन हालात पर डायरेक्ट खर्चा कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली रशियन इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है उसे भी समझना जरूरी है। दुनिया भर के लगभग 33 देशों ने रशिया पर बैन लगाया है। इनमें यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी शामिल है। इन देशों ने रशियन एयरलाइंस के लिए अपने एयरबेस क्लोज कर दिए हैं, यानी कि रशिया के विमान इन देशों के आसमान में नहीं उड़ सकते। अब जो 1.5 लाख टूरिस्ट रशिया के बाहर घूमने के लिए गए हैं उनका अपने देश वापस आना मुश्किल हो गया। रशियन एयरलाइंस के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं, एयरबस और बोइंग। इन्होंने कहा कि वो रशिया में अपने स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी शूज और क्लॉथिंग कंपनी H&M और प्यूमा है, जिन्होंने रशिया में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। नेटफ्लिक्स का कहना है कि अब नए रशियन यूजर्स के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर एंटर करना पॉसिबल नहीं होगा। वो लोग जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते रहते हैं वो अक्सर Airbnb की सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। दुनिया में होटल इंडस्ट्री के फील्ड में काम करने वाली Airbnb ने रशिया में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। डिजिटलाइजेशन के इस टाइम पीरियड में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। इस फील्ड में वीजा और मास्टर कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने अब रशिया से अपना बिजनेस समेट लिया है। उन्होंने कहा कि ये रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर देंगे। रशिया में 74% ट्रांजैक्शन इन्हीं 2 कंपनियों के जारी किए गए कार्ड के जरिए होती थी, जो अब नहीं हो पाएगी। इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर की फील्ड में रेमिटली और वॉइस ने भी फिलहाल अपने बिजनेस को रशिया में सस्पेंड कर दिया। एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे, इन तमाम कंपनियों ने भी उन सभी रशियन बैंक के लिए काम करना बंद कर दिया है जिन बैंकों पर सैंक्शन लगाए गए हैं। लोगों के लिए दिल्ली के रेगुलर पेमेंट करना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि लोग कैश निकालने के लिए एटीएम के बाहर क्राउड में खड़े हैं। रशिया में बैंक रन की सिचुएशन पैदा हो रही है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी बैंक के सारे ग्राहक एक साथ अपना पैसा निकालने के लिए आ जाए तो बैंक की क्या हालत होगी। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे मार्केट में सर्कुलेट करती है और उससे इंटरेस्ट गेन करती है। इसी इंटरेस्ट से वो अपने खर्चे भी चलाती है और ग्राहक को भी बेनिफिट देती है, क्योंकि बैंकों को ही मालूम होता है कि सारे ग्राहक कभी भी एक साथ से पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन रशिया में सिचुएशन ऐसी ही है, वहाँ पर हर कोई अपना अपना पैसा बैंक से निकालना चाहता है। तो अब वहाँ बैंकों की हालत क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत में रशियन स्टॉक मार्केट क्रैश न कर जाए, इसलिए वहाँ की सरकार ने इस मार्केट को बंद कर दिया था। शुरुआत में इसे केवल 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया की एक बड़ी कंपनी सैमसंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने भी कहा है कि वो अपने प्रोडक्ट रशिया में नहीं बेचेंगे। हॉस्पिटैलिटी की फील्ड हो या फिर टेक्निकल, इनके अलावा किसी दूसरी फील्ड की बात करें तो ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनका दबदबा पूरी दुनिया की मार्केट पर है, और इन तमाम कंपनियों ने अचानक रशिया से अपने बिजनेस को समेट लिया। बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां जैसे BP, एक्सॉन ने भी अपना काम समेट लिया। BP का कहना है कि वो अपने 90% स्टेक को रशियन मार्केट से डंप कर देगा। विश्व की टॉप ब्रांड कंपनियां जो ऑलरेडी रशिया में बिजनेस कर रही थी, उन्होंने वहां से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लिया, और जो नई कंपनियां रशिया से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर चुकी थी, उन्होंने भी अपने आइडियाज को फिलहाल ड्रॉप कर दिया। इतना ही नहीं,
सॉकर वर्ल्ड की दो बड़े नाम फीफा और यूईएफए ने अपने हर इवेंट से रशियन फुटबॉल टीम को सस्पेंड कर दिया है। यानी फीफा वर्ल्ड कप हो या फिर कोई भी आयोजन, आपको यहाँ से रशियन टीम का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी रशिया को बाहर कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट ग्रैंड प्रिक्स होने वाली थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों जैसे BMW, टोयोटा, मर्सिडीज, जगुआर, होंडा, वॉक्सवैगन ने कहा है ये न केवल रशिया में गाड़ियां भेजना बंद कर देंगे, बल्कि करंट में वहां जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो सभी शट डाउन कर देंगे। स्वीडन की एक बड़ी फर्नीचर कंपनी है इकिया, इसने रशिया में वर्क कर रहे अपने तमाम स्टोर बंद कर दिए हैं। रशिया के ऊपर इंटरनेशनल कंपनियों की इस बिजनेस स्ट्राइक के बाद दुनिया के देशों ने भी अलग अलग तरीके से रशिया पर सैंक्शन लगाए, जिसके कारण रशिया पर कोई पेनल्टी या कॉस्ट लगाई जा सकती है या फिर कोई अन्य तरीका भी हो सकता है। ऐसे सैंक्शन का ज्यादातर टारगेट होता है किसी देश की इकोनॉमी। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश किसी इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करता है। इन दिनों रशिया के सभी बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया है। SWIFT यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इस सिस्टम से दुनिया के 200 देश जुड़े हुए हैं, जो 11,000 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और ये एक वर्ल्ड वाइड पेमेंट सिस्टम है। हमारा देश भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। USA, जापान, चाइना, दुनिया के लगभग तमाम देश इस सिस्टम से जुड़े हैं। हर देश का सेंट्रल बैंक स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इस सिस्टम में मनी का मूवमेंट नहीं होता, बल्कि मनी को कब, कहां, कैसे मूव करना है, इसकी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। इसे आप SB मैसेंजर या SMS सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। इस सिस्टम में हर देश का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है, जो कि 11 अंकों का होता है। इसमें पहले 4 अंक बैंक का नाम शो करते हैं, अगले 2 अंक कंट्री कोड को शो करते हैं, अगले 2 अंक लोकेशन को शो करते हैं और आखिर के 3 अंक ब्रांच का कोड होते हैं। नॉर्मल अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट के अलावा IFSC कोड यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हिंदुस्तान से कोई बंदा अपने किसी दूसरे बंदे को अमेरिका में पैसा भेजना चाहता है, तो उसे अकाउंट नंबर के साथ साथ उस बैंक का स्विफ्ट कोड भी देना होगा, जहाँ स्विफ्ट कोड केवल ये इंस्ट्रक्शन देगा कि ये इतने पैसे इस अकाउंट में जाने। अब रशिया को इस स्विफ्ट सिस्टम से हटा देने का मतलब है कोई भी रशियन बंदा किसी दूसरे देश से इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ना तो पैसा ले सकता है न दे सकता है। इसके पहले ईरान के ऊपर भी स्विफ्ट ब्लॉक की कार्रवाई हुई थी। इसी वजह से ईरान ने अपनी 1/3 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लूज कर दी थी। इसके अलावा एक और कार्रवाई की गई, रशिया के सेंट्रल बैंक की सारी करेंसी सीज कर दी गई। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांजैक्शन करने के लिए हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास कुछ रिजर्व इंटरनेशनल करेंसी रखता है। रशिया के सेंट्रल बैंक की यही करेंसी फ्रीज हो गई है। जानना चाहेंगे ये कुल करेंसी कितनी वैल्यू की है? $630 बिलियन की। पर्टिकुलर कंट्री के बैंक एसेट्स को सीज करने के साथ साथ रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा रशिया के जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी, यार्ड, प्राइवेट प्लेन जैसे एसेट्स भी सीज कर दिए गए हैं। रशिया के इगोर सचिन में एक सुपर लग्जरी यार्ड थी, लगभग $120 मिलियन की। फ्रांस की सरकार ने इसे सीज कर दिया है। रिच रशियन सब अपने इन एसेट्स को किसी सिक्योर प्लेस पर शिफ्ट करने में लगे हैं। यूरोपीय देशों की भी मजबूरी है कि उनकी ज्यादातर ऑयल और गैस की डिपेंडेंसी रशिया के साथ है। इसके साथ जर्मनी ने अपनी रेडी हो चुके पाइपलाइन को सस्पेंड कर दिया है। इन दिनों रशियन रूबल की हालत बड़ी खराब है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 150 रशियन रूबल के बराबर पहुंच गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये युद्ध समाप्त भी हो गया तो रशिया को अपनी पुरानी स्पिरिट को हासिल करने में कितना वक्त लगेगा? इसमें कोई शक नहीं कि बीते 2-3 सालों से पूरी दुनिया एक जबरदस्त उथल पुथल देख रही है। कोविड-19 के पैंडेमिक से अभी तक हम ठीक तरह से निकले भी नहीं थे कि युद्ध की विभीषिका हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये युद्ध कब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। ये हालात सबक है उन लोगों के लिए जिनके मन में युद्ध का उन्माद पनपता रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।